हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9th के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे परिवेश के पदार्थ से संबंधित है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। पहला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं, और चौथा ऑप्शन आपका पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ हम लोग कहते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान छेकती है, जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, तो उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। 2 अन्य अवस्थाएं भी होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। चौथी अवस्था को हम लोग प्लाज्मा अवस्था और 5वीं अवस्था को हम लोग बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग पदार्थ के बारे में जानते भी हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात मतलब उसके जो कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और उनके बीच एक बंधन का निर्माण होता है जिसे हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल भी कहते हैं। उनके बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी पाए जाते हैं। रिक्त स्थान इसलिए, अगर आप देखेंगे कि जैसे कि हम लोग पानी में अगर शक्कर घोलते हैं तो उसके आयतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि वो घुल जाता है उसमें। तो कारण क्या है कि कारण ये है कि उसके बीच में क्या होते हैं, कुछ न कुछ स्थान पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। हाँ, ये सही बात है कि जितने भी पदार्थ है वह सूक्ष्म कणों का बना होता है। तो ये क्या है, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हाँ, ये सही बात है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। उसके बाद है पदार्थ के कण कठोर और अस्थायी होते हैं। कठोर होते हैं लेकिन उनके कण जो है आपको स्थिर नहीं होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो गति करते रहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन। उसके बाद है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन, ये पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं। और हमसे पूछा भी गया था कि कौन कणों, है ना, पदार्थ के कणों के विषय में गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पदार्थ के कण कठोर और स्थिर होते हैं, ये क्या है, गलत हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डैश के कारण समय के साथ नेप्थलीन की गोली गायब हो जाती है। तो नेप्थलीन की गोली एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ होती है और यह जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा क्या होता है, ये नेप्थलीन की जो गोली होती है वह गायब हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया होती है, तो आप याद रखेंगे कि जिसमें कोई ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन द्रव में ना बदले, सीधे किस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बिना बदले गैस अवस्था में बदल जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है दिया हुआ कि वाष्पीकरण, आसवन, क्रिस्टलीकरण। तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा क्या होती है, जो नेप्थलीन की गोलियां होती है वो गायब हो जाती है। यानी कि ऊर्ध्वपातन को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्ध्वपातित पदार्थ के रूप में आप याद रखोगे अमोनियम क्लोराइड हो गए, उसके बाद आपको कपूर हो जाते हैं, नेप्थलीन हो गए, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। ये सभी जो है आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। ठीक है, आते हम लोग देखते हैं क्या हमारा है अगला क्वेश्चन।
जैसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया आप लोग अगर जानते होंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्प है ना, जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, ये प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पीकरण होती है ना। आसवन एक विधि होती है, शुद्धिकरण करने की क्या होती है, एक विधि होती है। उसके बाद आपका जैसे क्रिस्टलीकरण है, किसी ठोस अवस्था में क्रिस्टलीकरण कर क्या किया जाता है, ठोस रवा प्राप्त किया जाता है, ठोस अवस्था में बदला जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। करें, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संलयन के रूप में जाना जाता है। अगर आप लोग संलयन की बात करेंगे तो संलयन क्या है, एक प्रकार का गलन होता है, यानी कि गलना। संलयन क्या होता है, गलना होता है। तो आप कह सकते हो या गलना बोलिए या उसी को हम लोग गलनांक भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए बोलेंगे तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संलयन के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास 4 ऑप्शन है कि तरल से ठोस में परिवर्तन, ठोस से तरल में परिवर्तन, और तरल को वाष्प में परिवर्तन, और गैसीय अवस्था को ठोस में परिवर्तन, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, या जो ये तरल से वाष्प में परिवर्तन लिख देते हैं हम, और परिवर्तन, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो तरल से ठोस में परिवर्तन, ठोस से तरल में परिवर्तन, तरल से वाष्प में परिवर्तन, गैसीय अवस्था से ठोस में परिवर्तन, ये आपका 4 ऑप्शन है। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए, तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संलयन के रूप में जाना जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया कि जो संलयन होती है वह गलन होता है, यानी कि ठोस का तरल में बदलना, ठोस का तरल में बदलना कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आपका यहाँ हो जाएगा ये देखिए ऑप्शन क्या होगा, जैसे ठोस से तरल में परिवर्तन ही क्या हो जाएगी, संलयन हो जाएगी, है ना। जैसे तरल से ठोस में बदलेगा, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग तरल पदार्थ को जब ठोस में बदलते हैं तो तापमान कम करते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जमना, हिमांक कहेंगे उनको। तरल से ठोस में बदलना क्या हो जाएगा, जमना हो जाएगा, और तरल से वाष्प में बदलेगा, ये वाष्पीकरण होगा, और गैसीय अवस्था से ठोस में चला जाएगा तो ये गैसीय अवस्था से ठोस में सीधे चला जाएगा, तो ये आप निक्षेप कह सकते हो इसको, है ना। गैसीय अवस्था से सीधे कहाँ, ठोस में, है ना, तो ये आप निक्षेप कहेंगे इसको। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है चौथा, कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन अभी तुरंत पता है कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, और किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन आपका है कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन है कि दो अलग अलग प्रकार के कणों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, डैश कहलाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन डैश कहलाता है। तो पहला है वाष्पीकरण, उसके बाद बहाव है, विखंडन है, और विसरण है। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होने चाहिए और उसके कणों का आपस में मिलना, आपका ये जो प्रक्रिया होती है यह विसरण की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। तो आप याद रखेंगे, आपका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डी नंबर का आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि विसरण प्रक्रिया का अगर उदाहरण हम लोग समझे तो विसरण क्या होता है, ये प्रक्रिया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, या सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के इसका फ्लो होता है। जैसे कि विसरण जो है, अगर हम लोग बात करें, जैसे स्वादिष्ट भोजन का सुगंध हमारे पास तुरंत पहुंच जाती है, किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। परफ्यूम है, अगर वह उसका परफ्यूम का जो सुगंध है वह दूर तक फैल जाना, किस प्रक्रिया द्वारा,
है ना, विसरण प्रक्रिया द्वारा। साथ ही साथ दुर्गंध युक्त पदार्थ का जो है सुगंध हमारी नाकों तक पहुंचना, ये क्या हो जाएगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, विसरण का हो जाएगा एग्जाम्पल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है। कहते हैं कि डैश समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए, ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा है। तो आप इसका याद रखेंगे कि ये द्रवण की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो द्रवण की गुप्त ऊष्मा, यानी कि ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान, मतलब कि प्रति इकाई द्रव्यमान को, है ना, प्रति इकाई द्रव्यमान से जो ऊष्मा प्राप्त होती है हमें, ठीक है, वही क्या कहलाती है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक, है ना, इकाई द्रव्यमान ठोस को तरल में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए, ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा, है ना, प्रति इकाई द्रव्यमान ऊष्मा को हम लोग क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। यानी कि अगर ठोस है तो उसको, ठोस को तरल में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की, प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊष्मा की जो हमें आवश्यकता होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब पानी तरल से गैसीय चरण में बदलता है। तो तरल से गैसीय चरण में बदलेगा, तो तरल से गैस अवस्था में बदलेगा तो क्या होता है, तो कणों का आकार बदल जाता है ना, कणों की संरचना बदल जाती है, कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। तो आप इनमें से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट, पानी जब तरल से गैसीय चरण में बदलता है, तो तरल से गैसीय चरण में बदल देगा तो यानी कि कणों का आकार तो नहीं बदलता है, कणों की संरचना बदल जाती है, ये भी नहीं बदलती है, ठीक है। उसके बाद है कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। जैसे ही पानी तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जाएगा तो इसके कणों के बीच की दूरी बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, कणों के बीच की दूरी बदल जाती है। बिल्कुल, अगर आप तरल में बात करेंगे तो तरल के कणों के बीच की दूरी कम होती है, किसकी तुलना में, गैस के कणों के बीच की दूरी की तुलना में तरल के कणों के बीच की दूरी कम होती है, याद रखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है, कि पदार्थ के संपीड्यता का सही अनुक्रम क्या है। तो संपीड्यता क्या होता है, यानी कि ये दबने का गुण होता है। संपीड्यता क्या होती है, दबने का गुण होता है। अगर हम लोग बात करें तो दबने का गुण आप किसे सबसे ज़्यादा दबा सकते हो, ठोस को या गैस को या द्रव को, आप ही बताओ। तो द्रव का ये जो संपीड्यता का गुण होता है ये सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उससे जो है कम आपका द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। तो आप देख लो आपका कौन सा क्रम सही होगा। पदार्थ के संपीड्यता का जो सही अनुक्रम हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ पर द्रव से ज़्यादा गैस में, गैस से ज़्यादा ठोस में, तो ये तो गलत ना हो जाएगा। उसके बाद हमारा है कि ठोस से ज़्यादा द्रव में और द्रव से ज़्यादा गैस में। तो ठोस से ज़्यादा तो द्रव में और द्रव से भी ज़्यादा किस में होता है, तो गैस में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है कि जलवाष्प को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जलवाष्प को पानी में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो पानी में बदलने की जो क्रिया होती है, जलवाष्प को पानी में बदलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, तो संघनन कहते हैं। जलवाष्प ठंडा होगा, है ना। आप जैसे संघनन प्रक्रिया को समझ सकते हो, जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं खाना बनाने के दौरान, तो उसके जो प्लेट होते हैं उसके आंतरिक भीतरी सतह पर देखिएगा कि पानी की बूंदें हो जाती है। बादलों का निर्माण भी आप संघनन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो जलवाष्प
को वापस पानी में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग संघनन कहते हैं। ऑप्शन आपका है कि वाष्पीकरण, जमना और ऊर्ध्वपातन है, तो आप याद रखेंगे संघनन होगा, कंडेंसेशन इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 नंबर में कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर मैं वाष्पीकरण की दर बता दूं आपको, तो वाष्पीकरण की दर जो है आपको निर्भर करते हैं, जैसे पदार्थ देख सकते हैं क्या सभी है, जैसे तरल के रंग है ऑप्शन में, चलिए देख लेते हैं। वाष्पीकरण की दर जो है आपको ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद जो है आप कहेंगे तो आर्द्रता, जो आर्द्रता है वायु की आर्द्रता हो गई, उस पर, पवन के वेग पर और सतही क्षेत्रफल पर ये आपको क्या करता है, निर्भर करता है। अगर आप लोग देखे होंगे, अगर हम लोग किसी कपड़े को अगर भिंगाते हैं और उसे इकट्ठा जमा कर देते हैं तो उसे सूखने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर उसे फैला देते हैं तो वह जल्दी सूख जाती है। कारण क्या है कि सतह क्षेत्रफल उनका बढ़ जाता है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब हवा तेज चलती है तो उन दिनों कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाती है ना। और जब वायु की आर्द्रता की बात करेंगे, आर्द्रता कम रहती है तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा रहता है। वो आर्द्रता ज़्यादा, जैसे आप अभी देख लो, गर्मी के समय की बात है तो गर्मी में क्या होता है, वो ये आर्द्रता की मात्रा कम होती है, जिसके कारण ये वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन वही ठंडी के दिनों में आर्द्रता की मात्रा अधिक रहने के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है, जिसके कारण जो हमारे कपड़े होते हैं वो सूख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि कह रहा है क्वेश्चन की वाष्पीकरण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तरल के रंग पर। तरल के रंग पर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है ए नंबर का ये हो जाएगा सही। यह कारक, यह जो है वाष्पीकरण की दर पर निर्भर नहीं करता है। तो आज का जो वीडियो है ये एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको कई सारे एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सकता है। तो आप अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आज का जो ये क्लास 9th का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना, तो ये कैसा लगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग कल फिर एक नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इसलिए अब इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव इससे हैं लगभग इस चैप्टर से मैं आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जो एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद।